नमस्कार, मैं इस बार भूमि रोहित शर्मा। एक युवा इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया और इसका जिम्मेवार उन्होंने अपने कई कारणों में एक न्यायपालिका और दूसरी उनकी पत्नी पर लगाया गया। इसी तरह से एक और पुलिस के अधिकारी ने आत्महत्या कर लिया ट्रेन के आगे कूद करके। यह भी घटना खबर में है। इसके अलावा भी कई घटनाएं समाज में इस तरह होती रहती है जब महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आकर पुरुष सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं। इस सुसाइड कमिट में जो रेशियो है वो महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी है। लेकिन एक आंकड़ा आया है जिसमें कि यह दिखाया गया है कि 70% पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, 30% महिलाएं आत्महत्या कर रही है। वो आंकड़ा प्रस्तुत है, देख लीजिए। परेशानी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मतलब जब पुरुष को, जो कि अपनी महिला, अपनी पत्नी से तलाक चाहता है या दोनों साथ नहीं रह पा रहे, ऐसे में जो परेशान हुआ व्यक्ति है, जो पुरुष है, जो पति है, वो मरना अपने लिए एक आसान विकल्प चुनता है। अतुल सुभाष का मुद्दा तो मीडिया में आ गया, लेकिन इस देश में पुरुषों का सुसाइड करने का रेट लगभग 2.4 गुना ज्यादा है महिलाओं से। आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, नंबर ऑफ डेथ ऑफ सुसाइड अमंग मैन इज ट्वाइस देन वुमेन। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो देश के अंदर सारे अपराधों को रिकॉर्ड करता है। यानी कि पुलिस में जो अपराध रिकॉर्ड हो गए, अगर आप उसमें देखें तो 2022 के आंकड़े मैं आपको शो कर रहा हूं। 2022 में टोटल नंबर ऑफ जो सुसाइड हुए उनकी संख्या 1,70,900 थी, जो कि कुल सुसाइड का मतलब जिसकी जो दर है वो 12% दर्ज की गई। ठीक इसी प्रकार से एनसीआरबी के जो रिपोर्ट है 2022, उसमें 5 बड़े राज्य, उनमें सबसे नंबर आगे महाराष्ट्र का था, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका और वेस्ट बंगाल का नाम था। जेंडर वाइज अगर सुसाइड की बात करें, मेल और फीमेल रेशो की, तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि पुरुषों का 71.8% कुल सुसाइड में कंट्रीब्यूशन है। अगर देश में 1.5 लाख सुसाइड हो रहे हैं तो लगभग 1.25 लाख सुसाइड पुरुषों के हो रहे हैं। वहीं महिलाओं के जो सुसाइड की संख्या है वो 28% है। ठीक इसी प्रकार से परसेंटेज को साल दर साल अगर देखा जाए तो मेल परसेंटेज 70 से 71-72 के बीच बनी है, वहीं महिलाओं की परसेंटेज 28, 29, 30 के आसपास बनी हुई है। ऐसे में जो मरने वाले हैं उसमें मैरिड लोग कितने हैं, उनकी और अनमैरिड की संख्या देखें तो भी अनमैरिड अगर मरने वालों की संख्या 70% है तो मैरिड मरने वालों की संख्या 72% से ऊपर है। वहीं अनमैरिड महिलाओं के मरने की जो संख्या है वो 30% है, तो मैरिड महिलाओं के मरने की जो संख्या है सुसाइड के माध्यम से वो 28% है। मतलब इसका यह निकल कर आता है एनसीआरबी आंकड़े से, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है वो ये कि पुरुष सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं। अब इसके कई वजह हो सकते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पुरुषों में तनाव को हैंडल करने की ज्यादा अच्छी टेंडेंसी नहीं होती जितना महिला कर लेती हैं, या ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि पुरुष तनाव में बहुत ज्यादा रहते हैं। और उनके तनाव में रहने की मेजर वजहों में जहां एक और घरेलू अशांति है, साथ ही साथ जो वर्क प्रेशर है, ये दोनों ही चीजें उन्हें एक साथ मेंटेन करनी होती हैं। जहां घरेलू महिलाओं की संख्या हमारे देश में लगभग 70% है। आज हमारे वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में पुरुषों के द्वारा काम में 73% कंट्रीब्यूट किया जाता है, वहीं महिलाओं के द्वारा काम में 30% कंट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि एक तरह से यह समझा जाए कि पुरुष देश की लेबर फोर्स में अगर 73% कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसी अनुपात में सुसाइड भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर महिलाएं हमारे वर्क फोर्स में 30% कंट्रीब्यूट करती हैं तो वो 30% के अराउंड ही सुसाइड करती हैं। मतलब ये आंकड़े कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि पुरुष वर्क लाइफ बैलेंस में कहीं ना कहीं अपने लिए आसान विकल्प के रूप में सुसाइड को चुन रहे हैं, जहां वो परिवार की दिक्कत साथ ही साथ जॉब की दिक्कतों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर आप आंकड़ों को देखें, जो एनसीआरबी, ये तथ्यात्मक रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से, जिसमें फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 31.7% पुरुषों ने मौत को गले लगाया, या कहिए कि लोगों ने मौत को गले लगाया। फैमिली प्रॉब्लम्स वर्क लाइफ बैलेंस को ही व्याख्या देने का एक अन्य तरीका है।
इसी तरह से मैरिज रिलेटेड जो डायरेक्टली इशू है, जिन्होंने मरने वालों ने क्लेम किया कि मैं शादी से तंग हूं, उनकी संख्या 4.8% है। यानी आप इन दोनों इश्यूज को, जिसमें फैमिली प्रॉब्लम्स और मैरिज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में आप लव अफेयर्स को भी इसमें मिला लें, तो ये नंबर लगभग 40% के आसपास पहुंचता है। यानी कि फैमिली के इश्यूज 40% तक कुल सुसाइड के अंदर बड़ा कारण बनते हैं। गलतियां पत्नी में है, पति में है, या पति के माता पिता में है, या पत्नी के माता पिता भाई बहन में है, यह एक सवाल का बन सकता है। इस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक और चीज जो है वो दिखता है, वो है संपत्ति का मसला। आज से कुछ समय पहले ही ज्योति मौर्य का एक मामला सामने आया था। उस प्रकरण में काफी बवाल हुए, खिसालेदर हुई। पत्नी, जिसे पति ने पढ़ाया था और बड़ा अफसर बनाया था, वह पत्नी दूसरे अफसर के साथ संबंध बनाई, शादी करना चाहती थी और अपने पति को, जो सफाई कर्मी थे, उनकी हत्या करना चाहती थी। बाद में मामला प्रकाश में आने के बाद बहुत सारे खिसालेदर हुए, संभावनाएं बनती गई। अंत में महिलाएं पुनः अपने पति के पास गई। ऐसी ही घटनाएं अंजू का मामला आया था, जब वो एक पाकिस्तानी युवा के प्यार में पड़कर सीधा पाकिस्तान पहुंच गई, और एक सीमा है जो पाकिस्तान में अपने पति को छोड़कर सीधा भारत पहुंच गई। इस तरह के मसले एक बार लग सकता है कि यह प्रेम का मामला है, या किसी अन्य मामला में ऐसा है, या फिर कुछ और मसला हो सकता है। लेकिन इन चीजों में जो एक चीज सामान्य है, वो है संपत्ति का मसला। संपत्ति का ये मामला, निजी संपत्ति का जो मसला है, यह बहुत ही खतरनाक है, और तमाम घटनाओं का कारण निजी संपत्ति का मामला ही बताया जा रहा है। समाज में जब से वर्ग का विभाजन हुआ है, तब से निजी संपत्ति का मामला बनता चला आया है, और निजी संपत्ति का मामला सदैव दो वर्गों के बीच संघर्ष का मसला रहा है। इसमें एक वर्ग अमीर तबका है, जिसके पास अथाह संपत्ति है, एक तबका है जिसके पास संपत्ति ही नहीं है, वो बिल्कुल ही कंगाल है, भिखारी है, भिखमंगे है। बहुत पहले तो गुलाम और दास भी हुआ करते थे, जिनकी खरीद फरोख्त भी होता था। आज व्यक्ति का खरीद फरोख्त तो नहीं होता है उस तरीके से, लेकिन कमोबेश रूप आज वही है। आज उसके श्रम का खरीद फरोख्त होता है। इस पर कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया रचना तैयार किया है, दास कैपिटल। वहां आप पढ़ करके आप समझ सकते हैं किस तरह से दुनिया भर में निजी संपत्ति का मामला सबसे आगे बढ़ा है, निजी संपत्ति का खतरनाक स्वरूप देखने को मिला है। कार्ल मार्क्स एंगल्स ने जिस प्रस्तावना को दिया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था, निजी संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। निजी संपत्ति ही वह तमाम समस्याओं का कारण है जो मनुष्य के लिए एक खतरनाक स्थिति में पहुंचाया है। अगर निजी संपत्ति जैसे दानव को खत्म नहीं किया गया, तो वह वक्त दूर नहीं है जब निजी संपत्ति मानव सभ्यता को ही विनाश के कगार पर ला खड़ा करेगा। इसी प्रकरण को लेकर बहुत दिन के बाद 1917 में क्रांति होती है रूस में, और लेनिन के नेतृत्व में वो सत्ता पर आते हैं मजदूर किसान, और उन्होंने पहला हमला निजी संपत्ति के ऊपर ही किया, निजी संपत्ति के आधार पर किया। सवाल उठता है, निजी संपत्ति का विध्वंस कैसे हो सकता है? इस पर कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने बहुत बताया है चीजों को, और लेनिन ने स्थापित किया। चीन में माओ त्से-तुंग ने भी इसे कार्य रूप में परिणत किया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहाँ यह है, आखिर निजी संपत्ति जमा करते ही क्यों है? निजी संपत्ति जमा लोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी और उनका बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, चिकित्सा जैसे तमाम चीज उनकी सुनिश्चित हो सके, उनको मिलता रहा जा सके।
सिर्फ इसी 5 कारणों के लिए लोग निजी संपत्ति का जमावड़ा तैयार करते हैं। आज अडानी सेठ भारत में कर रहे हैं, अंबानी सेठ भारत में कर रहे हैं, दुनिया को लूट कर अपने पास में निजी संपत्ति का खजाना भर रहे हैं, सिर्फ इसी बात के लिए। तो सवाल उठता है कि क्यों नहीं सरकार को ये जवाबदेही उठाना चाहिए। मैं उत्तर कोरिया को दूंगा उदाहरण। उत्तर कोरिया में बेशक आज सर्वाधिक कंट्री नहीं है, लेकिन वहां पर मनुष्य की बुनियादी समस्याएं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, इन समस्याओं को सरकार अपने स्तर से हैंडल करती है, अपने तरीके से देखती है और लोगों को मुफ्त घर, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त कपड़ा, भोजन, मुफ्त व्यवस्था किया गया है, जिस कारण उनको चिंता नहीं रहती है कि हमारा संतति क्या करेगा, उनका भविष्य क्या होगा। वो भविष्य सरकार सुनिश्चित करती है, सरकार गारंटी करती है। इसका ही बृहत रूप तब आया था 17वीं क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में, जहां पर कि लोगों की समस्याओं को हल कर दिया गया था। इसी समस्याओं के बुनियाद में समाज के तमाम चीजें दिखेगी आपको, जहां चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, घूसखोरी जैसे तमाम निकृष्टतम चीज मौजूद होता है। वह जड़ है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति ही वह चीज है जिसके लिए लोग तमाम कुकर्म करते हैं, तमाम तरीके के अमानवीय व्यवहार करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, खुद भी प्रीत होते हैं, दूसरे को भी प्रीत करते हैं। और यही मसला अतुल सुभाष के मामले में भी है और यही मामला आपको ज्योति मौर्य प्रकरण में भी है। निजी संपत्ति की मसला, अतुल सुभाष कमाते थे, उनका पैसा उनकी पत्नी लेती थी बच्चे को खिलाने के नाम पर। वो बस पैसे क्या होता था या कोई हिसाब किताब नहीं होता था अतुल सुभाष के पास। उन्होंने जान दे दिया इसीलिए कि हम अपनी जिस पैसे का बचत हम करते हैं उस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ किया जा रहा है और न्यायपालिका जो हमारे ही पैसे से चलता है वह न्यायपालिका हमारे ही खिलाफ लड़ रहा है। शायद यह मसला उसको सालता गया, सुसाइड किया। अगर निजी संपत्ति से दानव को खत्म नहीं किया गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया और समाज या मानव को जिंदा रहने के लिए जो 5 मूल आधारभूत समस्याएं हैं, आधारभूत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, इसका अगर गारंटी सरकार नहीं कर पाती अगर है तो ये समस्याएं लगातार बढ़ेगा। चाहे इस पर कितना भी डिबेट कर लीजिए आप, कितना भी बहस कर लीजिए, कितनी कानून बना लीजिए, ये समस्याएं कभी हल नहीं होगी। और इसीलिए भारत में भी जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो माओइस्ट मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, उन चीजों का काम निजी संपत्ति को ही समाप्त करना हो सकता है। अगर नहीं होगा तो यह समस्या विकराल रूप में बढ़ती जाएगी। इसे आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इसे आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। यह समस्या नए नए रूपों में आती जाएगी और समाज को खत्म करने की दिशा में बढ़ता जाएगा। मौजूदा प्रकरण में अतुल सुभाष का भी यही पीड़ा था कि जो उनकी निजी संपत्ति पर हमला हो रहा था। अतुल सुभाष का जो पीड़ा था वो यही था कि वो कमाते हैं और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा न्यायपालिका में और उनकी पत्नियों में खर्च हो रहा है, पत्नी में खर्च हो रहा है। और यही दोनों लोग हैं जो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और यही उनकी पीड़ा थी। निजी संपत्ति का खात्मा करने के लिए ही उनका यह दर्द था और ये दर्द इस रूप में उपजा कि अगर उसे न्याय ना मिले तो उनके शव को, उनकी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए कोर्ट के सामने। ये निजी संपत्ति का जो पीड़ा है वो इसी रूप में दिखता है। इसके बहुत सारे रूप हैं, इन तमाम रूपों में यह भी एक रूप है। नमस्कार, मैं सर्वभौम से रोहित शर्मा
मेरा चैनल अच्छा लगे आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।